नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 29 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यमन के ऊपर जो हमला हुआ है, इस हमले में इजराइल ने क्या सच में नुकसान किया है या फिर यमन को लेके महज एक शगुफा छोड़ा जा रहा है। एक अहम खबर, इसके बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे और साथ ही ईरान के अंदर फिर से एक बड़ा ब्लास्ट देखने को मिला। इस ब्लास्ट में क्या इजराइल का कोई कनेक्शन है या फिर नहीं है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और फ्रांस ने एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला है और क्या इसके खामियाजे होंगे इजराइल को लेके, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही सीरिया ने एक बड़ा ऐलान किया इजराइल को लेके, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही क्या गजा को सच में इजराइल कब्जा कर ले रहा है या फिर नहीं, इसके बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर जो निकल के सामने आ रही है, यह खबर यमन से ही है। दरअसल कल इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी। एयर स्ट्राइक करने के बाद अलग अलग जगह से अलग अलग खबरें निकल के सामने आई। किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कुछ और कहा, लेकिन तीन बड़े रिपोर्टेड चैनल के बारे में आपको बताऊंगा। पहला है यमन का अल जमूरिया चैनल। इस चैनल ने कहा कि इजराइल ने जो हमला किया है, इस हमले में यमन में जो हुतीज ग्रुप है उसके जो प्रधानमंत्री हैं अल रहावी, इनको मार दिया गया है। अल रहावी को मार दिया गया और साथ ही जो हुतीज ग्रुप के डिफेंस मिनिस्टर थे जिनका नाम था मोहम्मद नासिर अल आसिफी, इनको भी मार दिया गया है। साथ ही जो आर्मी चीफ थे जिनका नाम था मोहम्मद अल करीम, इनको भी मार दिया गया। अब ये खबर जब निकल के सामने आई तो तमाम लोग ये सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे कि क्या सच में इजराइल के हमले में इनको मार दिया गया है या फिर महज एक ड्रामा, एक दिखावा है। तो देखिए यहाँ पे दो पहलू है। कई बार इजराइल ने हमला किया यमन के ऊपर, हर बार इजराइल ने कहा कि हमने यमन को बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन हर बार हुतीज ग्रुप ने कहा कि हमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, इन्होंने बस कुछ पेड़ और दरख्तों पे ही टारगेट किया। कल जब हमले की बात हो रही थी तब भी हुतीज ग्रुप ने कहा था कि हमारे ऊपर कोई सीरियस हमला नहीं हुआ है, हमारे किसी भी सीनियर ऑफिशियल को नहीं मारा गया है, बस इन्होंने सिविलियन इलाके को टारगेट किया और इस इलाके पे टारगेट करने के बाद इन्होंने मजलूम और मासूमों की जान ली। लेकिन अब कहानी कुछ और है। एक चीज आप माने या ना माने, इजराइल जब भी कहता है कि हमने इनको मार दिया है तो हफ्ते 10 दिन बाद वो बात सही साबित हो जाती है। और इस बात को हमें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले चाहे याहिया सिनवार हो, उनके बारे में जब इजराइल ने कहा था तो कुछ टाइम बाद पता चला कि हाँ सच में उनको मार दिया गया। फिर हसन नसरल्ला, हिजबुल्लाह के आर्मी ऑफ चीफ, इनके बारे में भी जब कहा गया तो शुरू में लोगों ने कहा कि नहीं कुछ नहीं ऐसा हुआ, लेकिन बाद में उनकी डेड बॉडी मिल गई थी। तो अब इजराइल अगर कह रहा है कि हमने मार दिया तो सबूत भले ही ना हो लेकिन चांसेस ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत और है कि अभी तक इजराइल की तरफ से ऑफिशियली तौर पे ऐलान नहीं हुआ, बस मीडिया चैनल्स कह रहे हैं। जैसे इजराइल का जो कान मीडिया है उसने कहा कि हाँ इन तीनों को ही मार दिया गया। साथ ही अल मसीरा एक चैनल है और ये तो हुतीज का ही चैनल है, इसने भी पुष्टि कर दी है कि इन तीनों को मार दिया गया, चूंकि तब से ये तीनों किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाई दिए। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के सामने आता है कि हमला हुआ कैसे। इसके बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे, ना ही आपको गजा की लड़ाई समझ में आएगी, ना ही आपको मिडिल ईस्ट की कोई लड़ाई समझ में आएगी, और ना ही पूरी दुनिया में क्या कुछ होता है उसके बारे में आप जानेंगे। क्योंकि आप बड़े मासूम इंसान हैं, मुझे पता है, आप दिल से किसी से जुड़ जाते हैं तो बस वही सुनते हैं, वही देखते हैं। लेकिन सच्चाई देखिए यहाँ पे कुछ और है। यमन में दो सरकारें चलती है, एक जिसको यमन की सरकार कहा जाता है और दूसरा कुछ हिस्सों पे हुतीज ग्रुप ने कब्जा कर लिया था और वहां पे उन्होंने अपना एक प्रधानमंत्री बना दिया, अपना एक स्पोक पर्सन बना दिया, अपना एक डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। लेकिन हाँ, इन सबको अभी तक किसी भी देश ने दर्जा नहीं दिया है। किसी ने भी, जो पीएम अल रहावी हैं, इनको किसी भी देश ने अभी तक प्रधानमंत्री नहीं माना है, केवल हुतीज ग्रुप इनको अपना प्रधानमंत्री मानते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि जब कहीं सरकार नाकाम होती है, उस देश के टुकड़े हो जाते हैं, तो शुरुआत में पूरी दुनिया उस टुकड़े को एक्सेप्ट नहीं करती है। सेम हाल यमन का है, यमन के टुकड़े हो चुके हैं। हुतीज ग्रुप ने जिस हिस्से पे कब्जा कर लिया है उसको एक अलग देश का वो दर्जा दे रहे हैं, या फिर वो मान रहे हैं कि असली यमन यही है, बाकी यमन पे भी हम कब्जा कर लेंगे। लेकिन हाँ, उनको बागी और कहीं कहीं उनको आतंकवादी माना गया है। और सबसे अजीब बात यह है कि इसमें जो अरब कंट्रीज हैं वो भी मानने को तैयार नहीं है कि हुतीज ग्रुप एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो हुतीज ग्रुप के जो प्रधानमंत्री थे उनको एलिमिनेट किया गया, साथ ही जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनको एलिमिनेट किया गया, और अल आइफी जो थे इनको एलिमिनेट किया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि जब इनकी मीटिंग बैठी थी तो फिर इजराइल के पास इतनी सटीक जानकारी कैसे? तो जानकारी अंदर के गद्दारों से ही है।
क्योंकि अब यमन में दो पार्टीज है, मैंने आपको बता दिया कि एक यमन की अपनी पार्टी और दूसरा हुतीज ग्रुप की पार्टी। तो जो इनकी अपनी पार्टी है उस पार्टी में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हुतीज ग्रुप खत्म हो जाए और यमन पे पूरी तरीके से उनकी ही सरकार चले। इसी वजह से वो जानबूझ के हुतीज ग्रुप को टारगेट करवाने के लिए यमन के अंदर से इजराइल को फंड भी देते हैं, इजराइल को इंफॉर्मेशन भी देते हैं, इजराइल को इनपुट भी देते हैं। और ये सिलसिला कई सालों से चलता रहा है। सेम ऐसे हिजबुल्लाह में भी कुछ लोग थे, लेबनान में कुछ लोग थे, सेम ऐसे फिलिस्तीन में कुछ लोग हैं जो लोकेशन बता देते हैं, चूंकि उनको इजराइल ने बताया है कि तुमको हम यहाँ का राजा बना देंगे। और यही वजह है कि ये अलग अलग जगहों पर मार खा रहे हैं, और कोई वजह नहीं। खैर, ये तमाम चीजें चल ही रही थी, उधर एक और बड़ी अपडेट आ गई। रशिया ने यूक्रेन के नेवी पोत पे बड़ा हमला कर दिया। सबसे बड़ा जो इनका एक विध्वंसक जहाज था, समुद्री बेड़ा था, उसको मार के उड़ा दिया। और मारने का तरीका जो था बिल्कुल नया था, क्योंकि इस तरीके से कभी भी किसी के ऊपर रशिया ने हमला नहीं किया था। पहली बार इस पूरे मामले में सी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। सी ड्रोन यानी समुद्री ड्रोन। एक नदी है डेन्यूब नदी, इसी डेन्यूब नदी में ये युद्धपोत तैर रहा था। इसी दौरान रशिया को जानकारी हाथ लगी, रशिया ने फौरन सी ड्रोन छोड़ा और जैसे सी ड्रोन छोड़ा ये जहाज पूरी तरह डूब जाता है, क्योंकि बड़ा ब्लास्ट होता है, जहाज की तलछी में छेद होता है, समुद्र का पानी, नदी का पानी इसमें घुस जाता है और ये जहाज डूब जाता है। जैसे ही ये जहाज डूबता है उसके बाद जेलेंस्की ने जो कुछ बोला उसके बाद आप सुन के सिर्फ हंसेंगे कि भाई जब खुद में दम नहीं है तो जंग लड़ने क्यों कूद पड़े। दरअसल जेलेंस्की ने पूरी दुनिया से और खासकर यूरोपियन कंट्रीज से कहा कि भाई हमारी सिक्योरिटी का इंतजाम करो, हमारी सिक्योरिटी देखो तुम। अच्छा एक बात बताओ जेलेंस्की भाई साहब, अगर तुम्हारे में दम नहीं था, तुम अपनी सिक्योरिटी नहीं देख सकते तो तुम जंग में कूदे क्यों? अपने दम पे तुमको लड़ना था, लेकिन तुम अपने दम पे लड़े नहीं। अब पूरी दुनिया के आगे भीख मांग रहे हो कि हमारी सिक्योरिटी देखो। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर अब आपको ईरान की बताऊंगा, इसके बाद आपको गजा की बड़ी अपडेट दूंगा। ईरान में आज फिर कुछ लोकल न्यूज चैनलों ने, हालांकि किसी बड़े न्यूज चैनल पे इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लोकल न्यूज चैनलों ने आज ईरान के अंदर रिपोर्ट किया है कि ईरान के अंदर फिर से ब्लास्ट देखने को मिला है। अब ये अलग तरीके का ब्लास्ट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आईडीएफ का किया धरा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मोसाद का किया धरा है, कुछ लोग ये मानने को तैयार हैं कि ये महज एक गैस एक्सप्लोजन है, चूंकि ईरान के पास तेल बहुत है, ईरान के पास एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस बहुत है और इसी गैस के किसी कुएं के आसपास ब्लास्ट हो गया होगा। लेकिन हाँ, ईरान के अंदर पिछले कई महीनों से सिलसिलेवार तरीके से ब्लास्ट हो रहे हैं और ईरान को इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो नहीं तो चीजें ईरान के हक में नहीं होंगी। खैर, इतनी तो पूरी दुनिया की खबर रही। अब आपको गजा की खबर बताता हूं। गजा में आज इजराइल ने बड़ा हमला किया और इनका अपना दावा है कि हमने 100 मीटर टनल, 100 मीटर सुरंग हमास की फिर से तबाह कर दी। उसका वीडियो भी इन्होंने रिलीज किया और इसके बाद ये कहा कि अब हम गजा को कब्जा करने के आखिरी कदम पे। अब ये बात जब इन्होंने बोली तो आप जैसे तमाम लोग हैं जिनके दिल, जिनके दिमाग में एक डर आ जाता है कि क्या सच में गजा कब्जा हो जाएगा, क्या सच में वहां के जो लोग हैं मार दिए जाएंगे। ये तमाम सवाल आप लोगों के दिमाग में आते हैं। बड़े बड़े चैनल हैं जो आपको डराते हैं, आपकी भावनाओं से खेलते हैं, लेकिन मैं आज आपको असली फैक्ट भी बताऊंगा और साथ ही आज आपको वो जानकारी दूंगा और वो कैलकुलेशन बताऊंगा जिसके बाद आपका दिल कॉन्फिडेंस से भर जाएगा। ऊपर वाला कभी भी किसी को बेगुनाह को मरने नहीं देगा। आप ये जान के अपने ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अकीदा रखिए। और अब आपको कुछ फैक्ट बताता हूं। आए दिन हमास के टनल पे हमला करने की बात इजराइल करता, जैसे आज इसने कहा कि 100 मीटर टनल हमने खराब कर दी, उड़ा दी। साथ ही यह भी कहता कि हमने आज 1.5 किलोमीटर उड़ा दी। आपने ये चीज़ अलग अलग चैनलों पे देखी होंगी। पूरा 40 किलोमीटर की गजा पट्टी है, 1000 बार इन्होंने हमला कर दिया। अगर 100 मीटर भी इन्होंने उड़ाया तो 40,000 मीटर यानी 4 किलोमीटर, 40 किलोमीटर उड़ा दिया, तो फिर एक भी हिस्सा जमीन का कहाँ बचा। यानी लगातार ये उड़ाने की बात तो करते हैं, लेकिन आज तक ये पूरा और अंत नहीं पा सके। 2 साल हो गया गजा पे कब्जा करने का इनका जो ख्याली पुलाव था वो करते चले गए, अभी तक ये गजा पे कब्जा नहीं कर पाए। अब आप सुनिए, गजा की टोटल पॉपुलेशन है 22 लाख, 2.2 मिलियन, 22 लाख। गजा की इस लड़ाई में मारे कितने गए? 63,000। आपकी सहूलियत के हिसाब से चलिए मैं 1 लाख मान लेता हूं, इससे ज्यादा तो नहीं गजा में मारे गए। 1 लाख फिलिस्तीनी मारे गए। अब अगर आपको मैं परसेंटेज बताऊं, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज, मैथ में आपको लेके चलता हूं और यहीं से आपके चेहरे पे एक मुस्कान आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। 22 लाख का अगर हम 1 लाख परसेंट निकाले, मतलब 1 लाख कितने परसेंट हुआ, तो कितना हुआ पता है? मैक्सिमम 4 से 5%। यानी
2 साल मारते मारते इजराइल थक गया, उसके बाद केवल 5% आबादी को मार पाया और अभी कितनी बची है? 90 से 95%। इतना मारने में इनकी नस्लों की नस्लें खत्म हो जाएंगी और इसके बावजूद इनके पास वक्त नहीं है। क्यों नहीं हो आपको समझाता हूं। दरअसल लगातार इतने हमले कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की नजर अब इन पे है। आज यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने इनको बैन कर दिया। यूनाइटेड किंगडम में एक हथियारों की मीटिंग होनी थी, वहाँ पे तमाम लोग अपने हथियार दिखाते, दूसरों के हथियार देखते, उनके टेक्नोलॉजी को समझते, उस टेक्नोलॉजी से कुछ सीख लेते, कुछ सबक लेते। इजराइल हथियारों के मामले में बड़ा आगे है, फौरन भाग के देखना चाहता है। अब क्या हुआ कि यूके को जब पता चला कि इजराइल आएगा और इधर जो ये नसीर हॉस्पिटल पे हमला हुआ था और इधर जो भुखमरी के केस हैं, कभी 4 मर रहे, कभी 5 मर रहे, और लगातार जो हमले हैं जिसमें मैंने एक आंकड़ा बता दिया कि 1 लाख मारे गए, इन तमाम चीज़ों को अगर आप जोड़ लें तो इन तमाम चीज़ों के बाद पूरी दुनिया में इजराइल का ऐसा बाइकॉट है कि यूके को जब पता चला कि इजराइल आएगा और इस हथियारों के सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेगा, फौरन बैन कर दिया और कहा कि नहीं नहीं, इजराइल नहीं आ सकता। इजराइल का आना यहाँ पे बैन है, चूंकि इजराइल ने जो काम किया है वो काम किसी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है। जिस हिसाब से मासूमों मजलूमों को मारने का काम कर रहा, ये सब चीज़ें सभ्य समाज में, इस वजह से इजराइल नहीं आएगा। यूके में बैन कर दिया। दूसरी जगह आप सोचिए, एक जगह है सर्बिया, वहां पे सीधा सीधा इनके मिनिस्टर की एंट्री बैन कर दी गई और कहा कि इनका वीजा ही कभी एक्सेप्ट नहीं होगा और कभी भी अब हम इजराइल से कोई भी ताल्लुकात नहीं रखेंगे। ये चीजें चल रही थी। एक छोटे मोटे भाई साहब हैं जिनका नाम है सीरिया। अब छोटा मोटा क्यों बोला हुआ आप जान लो। सीरिया में एक बंदर किस्म का इंसान आ गया राजा बन के, और बंदर की एक कहावत है, एक कहानी, वो कहानी आपने सुनी होगी कि एक बार बंदर को जंगल का जब राजा बनाया गया तो राजा बनने के बाद एक बार जंगल में आग लगी, तो आग लगने के बाद बंदर इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़ उछलता कूदता रहा, पूरा जंगल जल गया। जंगल जलने के बाद आसपास के राजाओं ने उस बंदर से पूछा कि भाई तेरा जंगल जल रहा था, तूने क्या किया, तूने बचाया क्यों नहीं? उस पे उस बंदर ने कहा कि मैंने बचाया या ना बचाया वो बात की बात है, मेरी उछल कूद में कोई कमी हो तो बताओ। सेम हाल अल जुलानी का है। सीरिया पे लगातार हमले हो रहे हैं, इजराइल घुस के मार रहा सीरिया में, कभी ट्रूप्स उतार दे रहा, कभी मिसाइल छोड़ दे रहा, कभी ड्रोन से हमला कर दे रहा। इसके बावजूद सीरिया ने अब जाके एक फैसला लिया है कि हम अब्राहम समझौते में शामिल नहीं होंगे। अब्राहम समझौता वही था कि जो भी एडम से निकले हैं, जिसको कहीं कहीं आदम कहा जाता है, इंग्लिश में उसको एडम कर दिया गया, और हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें हम लोग मनु कहते हैं। कॉन्सेप्ट घूम फिरा के सब वही है, सब एक ही से निकले हैं, एक ही में चले जाना है, इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है। खैर वो बात की बात है। तो जो एडम को मानने वाले हैं, जो अब्राहम को मानने वाले हैं, उन्हीं के बीच एक अब्राहम समझौता हुआ था इजराइल और अमेरिका के कहने पे कि ये एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अब सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी का बड़ा बयान आया है कि हम इस अब्राहम समझौते से खुद को बाहर करते हैं और हम इजराइल के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। इतना हमला होने के बाद तुम ये बात बोल पाए, इससे पहले दम नहीं था क्या? बूता नहीं था बोलने का? खैर, तुमसे ज्यादा बूता तो फ्रांस में। फ्रांस ने जो किया उसको जब आप जानेंगे तो जानने का पहली बार आपको लगेगा कि देखो, ये मुस्लिम कंट्री, ओआईसी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या फिर तमाम वो चीजें, सब कुछ नहीं होता। सब मतलबी है, सब केवल और केवल अपना फायदा देखते हैं। नहीं तो आप देखिए कि 56 मुस्लिम देश थे, लेकिन जो फ्रांस था उसने जो किया आज तक किसी ने नहीं किया। फ्रांस ने कहा कि हम फिलिस्तीन को दर्जा देंगे और दर्जा देने के साथ हम अपनी एम्बेसी खोलेंगे फिलिस्तीन के अंदर, और उसके लिए हमें फिलिस्तीनियों की ही परमिशन चाहिए, इजराइल की नहीं। अगर फिलिस्तीनी अपनी परमिशन दे तो हम गजा के आसपास अपनी एम्बेसी खोल देंगे और अपना राजदूत बैठा देंगे, देखते किस इजराइल में दम है कि मिसाइल दाग दे। इतना करने के बाद फ्रांस ने फिलिस्तीनियों को ऑफर दिया कि आप अपनी एम्बेसी हमारे पेरिस में आके खोल दो, यानी साफ तौर पे कहा कि पेरिस में आप एम्बेसी खोलो, आपकी एम्बेसी हम बनवाएंगे, आपका राजदूत बैठेगा और आपको हम एक देश का दर्जा देंगे, जो भी बातचीत करनी होगी हम बातचीत करेंगे, वीजा, पासपोर्ट, ये तमाम चीजें हम करेंगे। अब आपसे एक सवाल है, क्या सऊदी नहीं कर सकता था? क्या जॉर्डन नहीं कर सकता था? ये हमारे बगल में पाकिस्तान कहता है कि हमारी तो बिसात ही ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे पड़ी है, कलमे के नाम पे पड़ी है। अपने भाई के लिए नहीं कर पाए तुम? कश्मीरी मुसलमानों के लिए तो तुम बड़ा बयान देते हो कि भारत में बड़ा खतरा है। माफ कीजिएगा, कोई खतरा नहीं। हमारे भाई हमारे साथ बड़े खुश हैं। कहीं छोटी मोटी झड़प हो जाए तो 150 करोड़ की आबादी है, यहाँ तो आपस में भाइयों भाइयों में झड़प हो जाती है। हम बड़े प्यार से बहुत खुशी से रह रहे हैं, आप बीच में ना पड़ो। करना है तो दे दो ना, फिलिस्तीन की एम्बेसी बनवा दो, अमेरिका पैसे खींच लेगा, हिम्मत नहीं बनवा दो। सेम हाल सऊदी अरब के साथ है, बनवा नहीं सकते लेकिन फ्रांस बनवा रहा। खैर, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।
लेकिन हाँ, मेजर अपडेट है कि यमन में बड़ा नुकसान हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो आप यकीन माने यमन के साथ अब इजराइल की जंग काफ़ी एक्सेलरेट हो जाएगी। क्योंकि अब मामला प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री का है तो ये बदला जरूर लेंगे। ये हूती हैं, इनको ऐसे ही बागी कहा जाता है। दे विल टेक रिवेंज एंड डेफिनेटली दे विल टेक। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी अपडेट। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। लेकिन इन तमाम खबरों में आपकी क्या राय है वो जरूर आप कमेंट करें। आप भूल जाते हैं कमेंट करना, मैं भी तो जानूं कि आप क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं। बाकी फिर मिलते हैं शाम को पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।